हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर राइजर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जुड़ी हुई है BPSC 134 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। दोस्तों, आज हम ब्लॉक फर्स्ट के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ। दोस्तों, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के मुख्य सिद्धांतों को उजागर करने वाले तथ्य यथार्थवाद, उदारवाद, स्त्रीवाद, मार्क्सवाद, सामाजिक रचनावाद और उपनिवेशवाद जैसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण शामिल हैं। तो हम इन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अन्य किसी सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम बात करते हैं आज की इस लेक्चर में यथार्थवाद की। दोस्तों, यथार्थवाद यानी कि जो यथार्थ में संभव है या जो प्रेजेंट में हमें दिखाई देता है उसे हम यथार्थवाद, या जो सच है उसे ही हम यथार्थवाद कहते हैं। दोस्तों, इसकी प्रस्तावना में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस राजनीतिक अध्ययन में वह एक क्षेत्र है जो संप्रभु राज्य, जो कि अपने आप में संपन्न या स्वतंत्र राज्य हैं, उनके बीच के संबंधों से संबंधित है। यह एक दूसरे के साथ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह राज्यों के मध्य सहयोग, असहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और कार्य है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, बहुराष्ट्रीय निगमों या मल्टीनेशनल्स कंपनी, राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता के काम करने और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शरणार्थियों और प्रवासियों आदि जैसी नई चुनौतियों से निपटने के तरीके की जांच करती है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के दायरे के अंदर ये सभी बहुआयामी तत्व शामिल हैं, जिनमें कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ किस तरह से मिलकर कार्य करता है या किस तरह के संगठनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस या जियोपॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन को समझना विश्व व्यवस्था के विभिन्न दृष्टियों की खोज और पेशकश करने में मदद करता है, जो कि उम्मीद के साथ आगे वैश्विक शांति और विकास का कारण हो सकता है। यथार्थवाद और उदारवाद दो मुख्य धाराएं हैं जो इनका दृष्टिकोण 1930 के दशक में इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ और व्याख्या पर हावी है। इससे पहले ही महान बहस कहा जाता है इसे पहली महान बहस कहा जा सकता है, यानी कि यह एक पहली डिबेट थी जो कि इम्पोर्टेंट डिबेट थी यथार्थवाद और उदारवाद की दो मुख्य धाराओं के बीच में। तो दोस्तों, आज की हमारी इस लेक्चर में हम यथार्थवाद दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। इन दृष्टिकोणों को पारंपरिक रूप से कूटनीति, सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं और उन्हें विस्तृत करने के तरीकों के संदर्भ में समझा गया है। दोस्तों, 1960 के दशक में व्यवहारवादियों और परंपरावादियों के बीच दूसरी बड़ी बहस हुई कि क्या राज्य या गैर राज्य तत्व शक्तियां का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की कसौटी पर होना चाहिए। 1970 और 1980 के दशक में तीसरी बड़ी बहस हुई, जिसमें अंतर्दृष्टांत यानी कि डिफरेंस इलस्ट्रेशन भी कहा जाता है। यह एक तरफ उदारवादियों और यथार्थवादियों के बीच था, यानी कि यथार्थवादियों और उदारवादियों के बीच हमेशा से ही बहस का सिलसिला चलता आ रहा है। सभी की अलग अलग अवधारणाएं हैं। दूसरी तरफ मार्क्सवादियों के बीच मार्क्सवादी इंटरनेशनल रिलेशंस को प्राथमिक रूप से आर्थिक दृष्टि से समझते हैं, यानी कि वे इसे इकोनॉमिक वे से देखते हैं। चौथी महान बहस 1980 के दशक के शुरुआती समय में शुरू हुई थी, जो कि प्रत्यक्षवादी और गैर प्रत्यक्षवादियों के बीच में थी। प्रत्यक्षवादी चाहते थे कि उनके सिद्धांत को तथ्य में निहित वस्तुगत ज्ञान के रूप में समझा जाए। उदाहरण के लिए, वस्तुवादी समझते हैं कि दुनिया एक अराजक जगह है, यानी कि दुनिया एक अराजक जगह है जहां पर राज्य शून्य योग यानी कि जीरो सम गेम के माध्यम से व्यवहार करते हैं, यानी कि राज्य की भूमिका एक अराजक क्षेत्र के रूप में है जो चाहता है कि अपनी सुरक्षा किस तरीके से दूसरे राज्यों से या दूसरे कूटनीतिक राष्ट्रों की कूटनीति से कैसे कूटनीति कर अपनी राज्य की रक्षा की जाए या अपने राज्य को उभार कर वर्ल्ड में एक नया मुकाम दिया जाए। जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी अपने सिद्धांतों को मूल्य और व्यक्तिपरकता के में आधार में बनाते हैं। उदाहरण के लिए, नारीवादियों को मानना है कि दुनिया
पितृसत्तात्मक है और एक समतावादी विश्व व्यवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब महिलाओं के साथ उचित और समान व्यवहार किया जाए। यानी कि नारीवादी चाहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबरी के अधिकार प्राप्त हो तथा काम और आर्थिक रूप से वे भी पुरुषों के समान स्वतंत्र हो सके। यह इकाई यथार्थवाद और उत्तरवाद के दो मुख्य धाराओं के सैद्धांतिक ढांचे का वर्णन और विश्लेषण करती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का एक संक्षिप्त विवरण देती है। तो दोस्तों, यथार्थवाद की धारणा को देखते हैं। यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है, का मानना है कि राज्य सत्ता साधक है, यानी कि राज्य ही सत्ता को साधने का एकमात्र सहारा है। वे कहते हैं कि दुनिया एक अराजक जगह है जहाँ पर राज्यों के व्यवहार को नियमित करने के लिए कोई केंद्रीय अधिकरण नहीं है। एक सुरक्षा की दुविधा है, यानी कि राज्यों के लिए सिक्योरिटी डायलेमिया है, जहाँ पर कोई भी राज्य किसी भी समय दूसरे राज्य पर हमला कर सकता है। इसलिए राज्य अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सैन्य और सामरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि आप हाल ही के मुद्दे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर समझ सकते हैं कि कैसे एक राज्य ने दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर उसकी संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है। इसलिए राज्य अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सैन्य और सामरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। वे अपनी शक्तियों को बढ़ाने में या हमले से खुद को बचाने और बचाव करने में स्वयं की रुचि रखते हैं। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि राज्य भी एक ह्यूमन नेचर की तरह होते हैं। जैसे कि एक इंसान यानी हमारा इंसानों का नेचर होता है, वैसे ही राज्य की प्रकृति भी होती है। मानव प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए 17वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक थॉमस होब्स का एक बार कहा था कि एक आदमी का जीवन एकांत, गरीबी और बुरा, क्रूर और छोटा है। इसलिए राज्य आदमी की तरह अहंकारी है, यानी कि एक आदमी गरीबी में, एकांत में और बुरे समय में क्रूर और छोटा हो जाता है। इसलिए राज्य का जीवन भी आदमी की तरह ही अहंकारी है। वह अपनी सुरक्षा और हितों की देखभाल के लिए अन्य राज्यों के साथ निरंतर संघर्ष करता रहता है या कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य शून्य योग संबंधों द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी कि वे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में चलते हैं, जहां एक राज्य के पूर्ण लाभ से दूसरे राज्य का पूर्ण नुकसान होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रसिया का लाभ हो सकता है। जैसे कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर ले तो रसिया अपने आप को नाटो समूह और अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय देशों से बचा सकता है। इस प्रकार इस घटना में यूक्रेन का तो पूरी तरह से विनाश निश्चित है। दूसरा दोस्तों, शास्त्रीय यथार्थवाद का पता यूनानी दार्शनिक थ्योसाइडिस के हिस्ट्री ऑफ दी पेलोपोनियस वार सून जू के कार्य द आर्ट ऑफ वार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और निकालो मैकियावेली के थॉमस होब्स के लेख से लगा है। वे मनुष्य की निराशावादी तस्वीर पेश करते हैं, यानी कि उन्होंने मनुष्य को एक निराशावादी अस्तित्व में पेश किया है, यानी कि मनुष्य हमेशा निराश होकर ही अपने स्वभाव में ईर्ष्या, जलन, अहंकार, लालच, भय और संघर्ष से निर्देशित होता है। यही एक ह्यूमन नेचर होता है जिसमें जलन, अहंकार और लालच और भय होते हैं। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी ये तत्व शामिल होते हैं, वही राज्य का स्वभाव है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और अधिकार का कोई केंद्रीय स्रोत नहीं है, राज्य सैन्य क्षमता का अधिक अर्जन करते हैं और योजनात्मक गहराई का निर्माण करते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र को बचा सके या सुरक्षित रह सके। मैकियावेली का कहना है कि आदमी चालाक है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकों को चालाक और चालबाज होना पड़ता है। जैसा कि हम पुतिन और जो बाइडन या जेलेंस्की को भी देख सकते हैं कि सब अपनी अपनी स्तर पर अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। होब्स भी मनुष्य की निराशावादी तस्वीर देते हैं और तर्क देते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने और जीवन की रक्षा के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य सत्ता की आवश्यकता है। एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य ही अपने राज्य या अपने लोगों की रक्षा कर सकता है, जो कि किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। खुद ही शक्तिशाली राज्य एक संप्रभु राज्य हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के संचालन के लिए शासन कला महत्वपूर्ण है। हैंस मोरगेथाउ ने अपने पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों को बताया है, जो यह बताते हैं कि राज्य कैसे काम करता है। ये सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है राजनीतिक उद्देश्य
कानूनों द्वारा शासित होती है, जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में होती है, यानी कि जो राजनीति है वह उद्देश्य के बनाए गए कानूनों से निर्धारित होती है, यानी कि अपने उद्देश्य से बनाए गए कानूनों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनकी जड़ें मानव स्वभाव जैसी होती है। जैसा कि मानव का स्वभाव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी काम को करते हैं, वैसे ही राजनीति भी अपने उद्देश्य के लिए कानून निर्मित करती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की धारणा से समझा जा सकता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के अनुसार परिभाषित हित की धारणा में, यानी कि खुद के हित की अवधारणा में समझा जा सकता है। किसी भी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खुद का हित निकालना ही एक अवधारणा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के हित के धारणा से समझा जा सकता है, यानी कि किसी भी राष्ट्र का अपने हित की अवधारणा ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को प्रदर्शित करती है, यानी कि शक्तिशाली राज्य अपने हित को परिलक्षित करके ही किसी कार्य को करते या कोई कदम उठाते हैं। राज्य शक्ति के रूप में और प्रकृति, समय, स्थान और संदर्भ में भिन्न होंगे, लेकिन हित की अवधारणा सुसंगत रहेगी, यानी कि राज्य शक्ति और रूप और प्रकृति और समय स्थान में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हित की अवधारणा इन अलग हो सकती है, लेकिन हित की अवधारणा हमेशा एक ही रहेगी। यानी कि राज्य शक्ति और प्रकृति और समय में अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी हित की धारणा हमेशा सुसंगत रहती है। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, सभी अपने राज्य का हित ही चाहते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते, यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत राज्य के व्यवहारों में नहीं पाई जाती, क्योंकि राज्य भी ह्यूमन नेचर की तरह ही कार्य करते हैं। पांचवा, नैतिक सिद्धांतों की कोई सार्वभौमिक रूप से सीमित व्यवस्था नहीं है। नैतिक आकांक्षाएं एक विशेष राष्ट्र के लिए विशिष्ट है, यानी कि नैतिक आकांक्षाएं या मोरल वैल्यूज किसी भी राष्ट्र के लिए अलग अलग हो सकती हैं। मोरल वैल्यूज किसी भी राज्य के लिए अलग अलग हो सकती हैं। राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नीति किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि किसी भी राज्य की नीति किसी भी राष्ट्र की शक्ति को प्रभावित कर सकती है, यानी कि राष्ट्र प्रमुख जो भी नीति का निर्माण करता है वह उसकी शक्ति को प्रभावित करती है। चूँकि कोई मुख्य अधिकार नहीं है, इसलिए राज्यों को अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए स्वयं सहायता का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे नियर्थों में यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुरक्षा दुविधा से अभिलक्षित है, यानी कि सुरक्षा की दुविधा हर एक राज्यों में बनी रहती है जहाँ राज्यों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और तीसरा, अराजकता में राज्य हमेशा दूसरे राज्यों के संबंध में अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं ताकि उन पर बढ़त प्राप्त हो सके। ये निहितार्थ सहयोग को हतोत्साहित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता को कम करते हैं। यथार्थवादी कहते हैं कि शक्ति के संतुलन के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यथार्थवादियों का कहना है कि शक्ति में बराबरी कर ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक स्थिरता या इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत गंभीर प्रश्न दिया गया है कि यथार्थवाद की अवधारणा को समझाइए। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों नव यथार्थवाद या नया यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म। केनेथ वॉल्ट्स ने 1979 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म का सिद्धांत दिया था। इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। वोल्टोज ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना, इसकी परस्पर विरोधी इकाइयों और प्रणाली की निरंतरता और परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने क्लासिकल रियलिज्म से प्रस्थान किया है और कहा है कि राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा दुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य का व्यवहार मानव स्वभाव के समान है, बल्कि यह इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है। दोस्तों, इनका कहना है कि अराजक स्थिति इसलिए नहीं है कि इसका राज्य का स्वभाव मानव के स्वभाव की तरह है, बल्कि इनका मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ही अराजक है, इसमें शासन का केंद्रीय अधिकार नहीं है। अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली राज्यों में भय और असुरक्षा पैदा करती है, जो उन्हें अपनी सुरक्षा और शक्ति को अधिकतम करने और सुनने योग्य तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जन संरचना है जो राज्य के कार्यों को निर्धारित करती है। न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म या क्लासिकल रियलिज्म के समान ही कई निष्कर्षों पर पहुंचता है। हालांकि यह व्यक्तिगत और राज्य स्तरीय कारणों के बजाय प्रणालीगत को देखकर ऐसा करता है।
इसका मतलब यह है कि यह मानव प्रकृति पर कम और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अराजक ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जिसमें राज्य संचालित होते हैं। केनेथ वोल्टेज अपने दृष्टिकोण और मोंगेट हाउ और अन्य क्लासिकल रियलिस्ट के बीच अंतर पर जोर देते हैं, जबकि क्लासिकल रियलिज्म स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाले इंसानों के पैरों से युद्ध की जिम्मेदारी देता है। वोल्ट्स युद्ध की दृढ़ता के लिए मुख्य कारण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रचक संरचना की ओर इशारा करता है। वह दावा करता है कि राज्य सुरक्षा दुविधा के शिकार हैं, जिसमें किसी राज्य को अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के प्रयास में उसके आसपास के सभी राज्यों की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। यथार्थवाद की सब सहायता या सेल्फ हेल्प की आवश्यकता के बाद वोल्ट्स का तर्क यह है कि अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में राज्यों के लिए कार्रवाई का एकमात्र तर्कसंगत पाठ्यक्रम आक्रामकता के खिलाफ खुद की रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य और राजनीतिक शक्ति बनाए रखना है। ऐसा करने पर यह नए हथियारों में निवेश कर सकता है या अन्य राज्यों के साथ गठजोड़ कर सकता है जो किसी संकट में इसकी सहायता के लिए आ सकते हैं अथवा नहीं भी आ सकते। जैसा कि हम रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देख सकते हैं, अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को हथियार व अन्य सहायता देने के लिए तो आगे आए हैं, लेकिन पर्सनल रूप पर कोई भी सहयोग देने से सभी देश कतरा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है या उसकी सहायता के लिए कोई भी देश नहीं आ पा रहा है। दुर्भाग्य से आत्मरक्षा की दिशा में ये कदम पड़ोसी राज्यों को धमकी देते हैं, उन्हें अपने स्वयं के सैन्य निर्माण और गठबंधन बनाने के साथ साथ प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करते हैं। आपसी संदेह से परिभाषित दुनिया में एक राज्य अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के प्रयासों में अन्य राज्यों को कम सुरक्षित बना दिया है, जिससे उन्हें अपनी स्वयं की सहायता रणनीतियों के साथ जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिणाम एक हथियार की दौड़ है जिसमें हर राज्य दूसरे की कार्रवाई के जवाब में अपनी सैन्य क्षमता का निर्माण करता है। यह सुरक्षा की दुविधा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संघर्ष और युद्ध की दृढ़ता को समझाने के लिए नव यथार्थवादी इसका उपयोग करते हैं। विश्व सरकार की अनुपस्थिति में राज्यों को आपसी या विश्वास के माहौल में मौजूद होने और एक राज्य की यह घोषणा की वह विशुद्ध रूप से रक्षात्मक कारणों से ही सशस्त्र शक्ति की मांग कर रहा है, उसके पड़ोसियों द्वारा संदेह करना निश्चित है। यानी कि कोई भी देश अपनी सैन्य क्षमता या शक्ति को बढ़ाता है तो उसके इस कदम द्वारा उसके पड़ोसी देशों में भी असुरक्षा का माहौल बन जाता है तथा पड़ोसियों में भी संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थॉमस स्केलिंग ने 1980 के रणनीतिक यथार्थवाद के आयाम को जोड़ा है। उन्होंने विदेश नीति निर्णय लेने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा है कि नेता रणनीतिक रूप से तब सोचते हैं जब उनका सामना बुनियादी कूटनीतिक और सैन्य मुद्दों से होता है। सामरिक तरीकों से कूटनीति, विदेश नीति और सशस्त्र बलों का उपयोग शामिल है। स्केलिंग का कहना है कि कूटनीति सौदेबाजी की तरह है, जहां पर वह परिणाम मिलता है जो दोनों पक्षों के लिए आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन अन्य विकल्पों की तुलना में दोनों के लिए बेहतर है। रणनीतिक यथार्थवादियों का प्रयास है शक्ति का साझेदारी से प्रयोग करते हुए हम अपने शत्रु से वह कार्य करवाए जो हम चाहते हैं, ना कि वह कार्य जो हम नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये था यथार्थवाद से रिलेटेड लेक्चर। अगले लेक्चर में हम उदारवाद से रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।